हेलो बच्चों, आज आप लोग देख रहे हैं केमिस्ट्री वर्ड। आज हम लोग बीएससी थर्ड सेमेस्टर की फिजिकल केमिस्ट्री का इंटरनल एनर्जी के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम लोग क्या अध्ययन कर चुके हैं, स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन। उससे पहले अध्ययन किया था एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इंस्टेंसिव प्रॉपर्टी। आज हम लोग अध्ययन करेंगे इंटरनल एनर्जी, फिजिकल केमिस्ट्री बीएससी थर्ड सेमेस्टर, जो 11th-12th के लिए भी काफ़ी लाभदायक है। तो देखिए इंटरनल एनर्जी टॉपिक लगा लीजिए। इंटरनल एनर्जी किससे रिप्रेजेंट करते हैं? यू। देखो, जो फिजिक्स की थर्मोडायनेमिक्स है और केमिस्ट्री की थर्मोडायनेमिक्स है, उसमें बहुत अंतर है। ठीक है, बीएससी थर्ड सेमेस्टर में दोनों थर्मोडायनेमिक्स एक साथ में कर दी गई। मेरे हिसाब से अलग अलग होना चाहिए था, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होंगे। लेकिन अगर आप एक दिन पढ़ते हैं, 2 दिन पढ़ते हैं, तो दूसरी वाली 3-4 दिन बाद पढ़िएगा तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो समझते हैं इंटरनल एनर्जी। हिंदी में कहते हैं आंतरिक ऊर्जा। क्या कह देते हैं? आंतरिक ऊर्जा। तो सिंपल सा है। ठीक है, कोई भी सिस्टम है उसके अंदर जितने टाइप की एनर्जी होंगी, कोई भी सिस्टम है उसके अंदर जितने टाइप की एनर्जी होंगी। जैसे मैं सिस्टम हूँ तो मेरे अंदर जितने टाइप की एनर्जी है, सबका जो टोटल आएगा वही क्या कहलाएगा? इंटरनल एनर्जी। कोई भी सिस्टम है उसमें जितने प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं, उन सभी का योग क्या कहलाता है? उसकी आंतरिक ऊर्जा। इट इज़ द सम ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ एनर्जी प्रेजेंट इन ए सिस्टम known as internal energy of that system. It is the sum of all kinds of energy present in a system known as internal energy. तो क्या हो जाएगा? E बराबर sum of all kinds of energy present in a system. ठीक है, जैसे E क्या हो जाएगा? ई रोटेशनल एनर्जी, ई ट्रांसलेशनल एनर्जी, ई काइनेटिक एनर्जी, ई पोटेंशियल एनर्जी, ई न्यूक्लियर एनर्जी, ई एटॉमिक एनर्जी, ई बॉन्ड एनर्जी, डेडेडस। बहुत सी एनर्जी होंगी, उन सभी का योग क्या कहलाएगा? इंटरनल एनर्जी। ठीक है, तो जितने रोटेशनल, ट्रांसलेशन, काइनेटिक, पोटेंशियल और भी कर, ठीक है, लीनियर, सब टाइप की हो जाएंगे। ठीक है, तो इन सभी का योग क्या कहलाता है? इंटरनल एनर्जी। फिर देखो, कोई भी सिस्टम है उसमें इंटरनल एनर्जी कितनी, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू को ज्ञात नहीं कर सकते हैं। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी कैन नॉट बी डिटरमाइन, ठीक है, बट चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग बॉम्स कैलोरीमीटर। ओके, याद रखना, इंटरनल एनर्जी ई की वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू नॉट डिटरमाइन। इसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो नहीं पता लगा। कोई भी सिस्टम है उसके अंदर कितनी एनर्जी है वो नहीं पता लगा पाएंगे। चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या? डेल्टा ई। चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैलकुलेटेड क्या ज्ञात कर सकते हैं? चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकाल सकते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। याद रखना, एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं ज्ञात कर सकते हैं। चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा ई निकाल सकते थे। पहले कितनी थी, बाद में कितनी हो गई, उसका डिफरेंस पता लगा सकते हैं। कितनी कम ज़्यादा हो गई वो पता लगा सकते हैं। ठीक है, किसके द्वारा? बाय यूजिंग बॉम्स कैलोरीमीटर। बॉम्स कैलोरीमीटर एक्सपेरिमेंट 9th में पढ़ाया जाता है। ठीक है, बॉम्स कैलोरीमीटर एक्सपेरिमेंट किसके द्वारा चेंज इन इंटरनल एनर्जी पता लगा सकते हैं? बॉम्स कैलोरीमीटर एक्सपेरिमेंट के द्वारा। तो समझ गए इतना? किसी भी सिस्टम में जितने प्रकार की ऊर्जाएं होंगी उन सभी का योग क्या कहलाता है? आंतरिक ऊर्जा कहलाता है। इसकी निश्चित वैल्यू ज्ञात नहीं कर सकते हैं, सिर्फ आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन को ज्ञात कर सकते हैं। किसके द्वारा? बॉम्स कैलोरीमीटर प्रयोग के द्वारा। ठीक है, फिर देखो कैसे चेंज इन इंटरनल एनर्जी। यहाँ पे हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री वाला टर्म यूज़ करेंगे। चेंज इन डेल्टा ई बराबर क्या होगा? ई पी माइनस ई आर। ये क्या है? पी का मतलब प्रोडक्ट और ये क्या है? रिएक्टेंट। यानी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैसे निकालेंगे? प्रोडक्ट की इंटरनल एनर्जी माइनस रिएक्टेंट की, उत्पाद की आंतरिक ऊर्जा माइनस अभिकारक की आंतरिक ऊर्जा। ठीक है, तो दोनों का अंतर। फिर देखो, ई पी ग्रेटर देन ई आर। अगर ई पी ग्रेटर देन ई आर है तो डेल्टा ई क्या होगा? पॉजिटिव।
प्रोडक्ट की इंटरनल एनर्जी रिएक्टेंट से ज़्यादा है तो डेल्टा ई पॉजिटिव हो जाएगा। प्रोसेस कैसी हो जाएगी? एंडोथर्मिक, यानी कि उष्मा शोषी। कैसी हो जाएगी? उष्मा शोषी। इसी प्रकार देखिए, अगर EP लेस देन हो गया ER से, EP लेस देन हो गया ER से, तो डेल्टा E हो जाएगा निगेटिव, दैट इज एक्सोथर्मिक। कैसा हो जाएगा? एक्सोथर्मिक, मतलब उष्मा क्षेपी। क्या हो जाएगा? उष्मा क्षेपी। ठीक है, तो उष्मा शोषी कब कहेंगे? जब प्रोडक्ट की ज़्यादा है, रिएक्टेंट की कम है। क्षेपी कब कहेंगे? जब रिएक्टेंट की ज़्यादा थी, प्रोडक्ट की कम हो गई। देखो, प्रोडक्ट पहले होंगे, प्रोडक्ट की ज़्यादा है, रिएक्टेंट की क्या हो गई? कम हो गई। ठीक है, यानी कि एनर्जी निकल गई। निकलने का मतलब एक्सोथर्मिक, निकल गई। पहले ज़्यादा थी, बाद में कम रह गई, यानी कि निकल गई होगी। ठीक है, रिएक्शन होती, पहले रिएक्टेंट होते, बाद में क्या होते? प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट की ज़्यादा थी, प्रोडक्ट की क्या हो गई? कम हो गई, यानी कि एनर्जी निकल गई होगी, तो क्या हो गई? एक्सोथर्मिक, यानी कि उष्माक्षेपी। अब देखो, रिएक्टेंट की कम थी, प्रोडक्ट की ज़्यादा हो गई, यानी कि उसने एनर्जी ऑब्जर्व की होगी बाहर से, कहीं से भी हमने हीट किया, कुछ भी किया। ठीक, प्रोडक्ट की ज़्यादा हो गई, यानी कि उष्मा शोषित कर लिया, यानी कि उष्मा शोषी, यानी कि एंडोथर्मिक। ठीक है, तो याद रहेगा इंटरनल एनर्जी का टर्म। इसके बाद वाला जो नया लेक्चर आएगा वो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जो लोग अभी तक थर्मोडायनेमिक्स कठिन समझते थे या कुछ भी समझते थे, तो उसे कठिन समझने की नहीं जरूरत, बस रेगुलर लेक्चर देखते रहिए। हर टॉपिक, हर चीज़, हर न्यूमेरिकल आपको समझ में आएंगे। इसके बाद चालू करेंगे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर ये छूट गया, ये नहीं पढ़ पाया, ठीक है, तो आगे वाली जो टर्म आएंगे उनमें परेशानी होगी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। तब तक पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।